हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सॉल्व। इस लेक्चर में हम फ्लेक्सुरल मेंबर की डिज़ाइन देखेंगे। फ्लेक्सुरल मेंबर जैसे जो बीम वगैरह होती है उनकी डिज़ाइन कैसे की जाती है वो इस लेक्चर में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्सुरल मेंबर्स। तो बेसिकली फ्लेक्सुरल मेंबर्स क्या होते हैं, जैसे बीम्स हो गई, बिल्टअप बीम्स हैं, गैंट्री गर्डर्स हैं। ये क्या होते हैं, जो बीम है जो कि क्रेन लोड को सपोर्ट करती है। प्लेट गर्डर्स हो गए, जो कि लेंथ ऑफ बीम अगर बहुत ज़्यादा है तो उस केस में प्लेट गर्डर्स का यूज़ करते हैं, यानी लेंथ ऑफ बीम इज़ हाई। ठीक है, तो यहाँ पर आप प्लेट गर्डर्स यूज़ करते हैं। परलेंस क्या होता है, वो बीम्स होती हैं जो रूफ ट्रस में यूज़ करते हैं, यानी कि जो रूफ कवरिंग मटेरियल है ऊपर उसको सपोर्ट करने के लिए आप बीम्स का यूज़ करते हैं, उनको कहते हैं परलेंस। गर्ड्स क्या होते हैं, गर्ड्स एक टाइप के सेपरेटर्स होते हैं, इनको आप कह सकते हैं सेपरेटर्स। जैसे कोरुगेटेड शीट्स हैं, अब जैसे कोई ये फ्लोर है सपोज, ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पे सपोज कोई इस टाइप का ये फ्लोर्स हैं, तो आपने देखा कि इसको इस रूम से सेपरेट करने के लिए आपने यहाँ पर क्या किया कि एक ये शीट प्रोवाइड कर दी, कोरुगेटेड शीट प्रोवाइड कर दी, जिससे कि ये जो सपोर्ट आपने क्या किया, इनको सेपरेट कर दिया। तो ये आपके कहलाते हैं गर्ड्स। ठीक है, गर्ड हो गए। या आपको पता है कि आपने यहाँ पर सेंटर में कहीं प्रोवाइड कर दिया, जैसे कि सपोज इस टाइप से कोई इसको जो है आपने सेपरेट आउट कर दिया, एक फ्लोर को दूसरे से सेपरेट कर दिया, तो ये भी आपके कहलाते हैं गर्ड्स। तो ये सब क्या है, फ्लेक्सुरल मेंबर्स हैं। अब बात करते हैं बीम की। तो बीम क्या होता है, एक स्ट्रक्चरल मेंबर होता है जो कि ट्रांसवर्स लोड को सब्जेक्ट करता है, यानी इसमें जो है सपोज ये बीम है, इस पर ट्रांसवर्स यानी कि जो वर्टिकल डायरेक्शन में लोड लग रहे हैं, तो वो लोड जो अलोंग दी बीम यानी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ना एक्ट करते हैं, वो लोड आपके ट्रांसवर्स लोड कहलाते हैं। जो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, एनी लोड दैट डज नॉट एक्ट अलोंग दी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ अ मेंबर। अब मेंबर की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ये इस पर एक्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो लोड आपके क्या कहलाते हैं, ट्रांसवर्स लोड। फ्लेक्सुरल फॉर्मूला होता है बीम के लिए, जो कि आपको पता है M/I इक्वल टू सिग्मा y इक्वल टू E/R। तो ये आपका फ्लेक्सुरल फॉर्मूला कहलाता है, जहाँ M मोमेंट है, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिग्मा स्ट्रेस, Y जो है डेप्थ है, E आपको पता है ऑफ इलास्टिसिटी, R जो है ओवरऑल रेडियस। ठीक है, तो ये आपका फ्लेक्सुरल फॉर्मूला है। अब बात करते हैं, दो टाइप की बीम्स होती हैं, लेटरली सपोर्टेड बीम्स। तो लेटरली सपोर्टेड बीम्स क्या होती हैं कि सपोज कोई बीम है, सपोज ये बीम है और इस पर जो है आपने, जिसमें इसमें कोई भी बकलिंग ना हो पाए, यानी लेटरली रीस्ट्रेन, इसमें कोई भी लेटरली मूवमेंट ना हो पाए, तो उसके लिए जो है आपने सपोज ये बीम इस टाइप से प्रोवाइड करी, ऊपर कोई बीम है, ये आपने इस टाइप से प्रोवाइड कर दी, यहाँ पे जो है सपोज ये रूफ वगैरह हो गई, तो इस टाइप से ये फिक्स हो गई, यानी यहाँ पर जो है कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो ये आपकी बीम कहलाती है लेटरली सपोर्टेड बीम्स। तो इफ द compression flange of the beam is completely restrained against lateral movement, यानी जो compression flange है बीम का वो completely restrained यानी कोई भी मूवमेंट नहीं दे रहा है, तो ये कहलाती है laterally supported या laterally restrained beams, since there is no possibility of buckling of the compression flange, यानी कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं है बकल होने की इस कंप्रेशन फ्लेंज की। तो जो मैक्सिमम परमिसिबल बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस होती है इस केस में सिग्मा BC, उसकी वैल्यू होती है 0.66 FY। तो ये होती है आपकी वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, या आप सिग्मा BC को लिख सकते हैं FY डिवाइडेड बाई 1.1। ये होता है आपका लिमिट स्टेट मेथड में, और FY को अगर FU में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो अल्टीमेट जो स्ट्रेस है FU डिवाइडेड बाई 1.25। ठीक है, तो ये आपकी लिमिट स्टेट मेथड में आप इसको यूज़ करते हैं, जहाँ FU क्या है, आपकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये जो है आप फॉर्मूला यूज़ करते हैं लेटरली सपोर्टेड बीम्स के लिए। अब आता है लेटरली अनसपोर्टेड बीम्स, यानी कि सपोज ये कॉलम है और इस कॉलम पे जो है एक बीम जो एक्ट कर रही है, जो रेस्ट कर रही है इसके ऊपर, सपोज ये बीम है। ठीक है, तो ये जो बीम है इनके बीच में जो है ये जो रेस्टिंग, सिर्फ रेस्ट कर रही है कॉलम पे, यानी कि रेस्टिंग ऑन कॉलम, यानी कि फ्रिक्शन जो है प्रेजेंट नहीं है इनके बीच, फ्रिक्शन इज नॉट प्रेजेंट। तो इस केस में क्या हो सकता है, इनका मूवमेंट हो सकता है लेटरली।
तो ये आपकी कहलाती है लेटरली अनसपोर्टेड बीम्स, यानी कि अनसपोर्टेड है, प्रॉपर तरीके से सपोर्टेड नहीं है, जैसे इसके ऊपर रेस्ट करिए रखी हुई है। तो इफ द कंप्रेशन फ्लेंज ऑफ द बीम इज नॉट रेस्ट्रेन्ड अगेंस्ट लेटरल मूवमेंट, रेस्ट्रेन्ड नहीं है, लेटरल डायरेक्शन में ये इधर उधर मूव कर सकती है, तो ये आपकी कहलाती है लेटरली अनसपोर्टेड या अनरेस्ट्रेन्ड बीम्स। सिंस देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ बकलिंग ऑफ कंप्रेशन फ्लेंज, तो इसमें जो कंप्रेशन फ्लेंज है इसमें बकलिंग की पॉसिबिलिटीज हैं। तो इस केस में सिग्मा BC की वैल्यू आप कंसीडर करते हैं वो होती है 0.66 FY और 0.66 FCB FY डिवाइडेड बाई FCB टू द पावर n प्लस FY टू द पावर n टू द पावर होल 1 बाई n। तो इसमें जो भी वैल्यू लेस होती है वो आप कंसीडर करते हैं, जहाँ n क्या है, इम्परफेक्शन फैक्टर है, ठीक है, और इसकी वैल्यू जनरली कितनी होती है 1.4। तो ये फॉर्मूला जो है अनसपोर्टेड बीम के केस में यूज़ करते हैं। FCB जहाँ जो टर्म यूज़ कर रहे हैं ये क्या करता है, बकलिंग के इफेक्ट से बचाता है कंप्रेशन प्लेन में। यहाँ पे BUCK LING है, बकलिंग के इफेक्ट से जो है ये टेक केयर कर रहा है। तो अगर आप बीम की डिज़ाइन कर रहे हैं तो फ्लैंज जो है ये मानते हैं कि जो फ्लैंज है वो पूरा बेंडिंग मूवमेंट, इंटायर बेंडिंग मूवमेंट ले रहा है, और वही वेब जो है वो पूरा शेयर फोर्स को रजिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो जब आप बीम के डिज़ाइन करते हैं तो डेप्थ ऑफ वेब जो है इन रजिस्टिंग शेयर, जो शेयर को रजिस्ट कर रही है, वो डेप्थ आप ओवरऑल डेप्थ लेते हैं, ना कि खाली बीम की डेप्थ लेते हैं। जैसे कि सपोज ये सेक्शन है, ठीक है, तो इसमें जो है ये डेप्थ ऑफ वेब है, लेकिन जो शेयर को रजिस्ट कर रही है वो डेप्थ आप ये टोटल कैपिटल D कंसीडर करते हैं, ना कि स्मॉल DW। देख लीजिए कि सपोज डेप्थ ऑफ वेब जो है वो स्मॉल DW है, ओवरऑल डेप्थ कैपिटल D है, तो यहाँ पे जो टाउ VA कैलकुलेटेड निकालते हैं, यानी कैलकुलेटेड शेयर फोर्स इन वेब, ये आपका कैलकुलेटेड शेयर फोर्स इन वेब, तो ये जो आप कंसीडर करते हैं ये होता है कैपिटल B यानी शेयर फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ लेते हैं, ना कि डेप्थ ऑफ वेब, इनटू थिकनेस ऑफ वेब। तो ये वैल्यू शुड बी लेस देन होनी चाहिए शेयर स्ट्रेंथ के टाउ VA, जिसकी वैल्यू होती है 0.4 टाइम्स ऑफ FY इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड, या FY डिवाइडेड बाई √3 इंटू 1.1 इन लिमिट स्टेट मेथड, या FU डिवाइडेड बाई √3 इंटू 1.25 इन लिमिट स्टेट मेथड। यहाँ पे आप अल्टीमेट स्ट्रेंथ यूज़ करते हैं तो 1.25 फैक्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मैक्सिमम परमिसिबल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिफ्लेक्शन जो है वो आपको पता है कितना होता है, स्पैन अपॉन 325 वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, स्पैन अपॉन 300 लिमिट स्टेट मेथड में, जहाँ पर सपोर्टेड एलिमेंट्स आर नॉट ससेप्टेबल टू क्रैकिंग, यहाँ क्रैकिंग के कोई चांसेस नहीं है तो उस केस में ये यूज़ करते हैं। जहाँ पर क्रैकिंग के चांसेस हैं वहाँ पर स्पैन अपॉन 360 आप कंसीडर करते हैं। अब बात आती है प्राइमरी क्राइटेरिया इन द डिज़ाइन ऑफ बीम्स दैट इट शुड बी स्ट्रॉन्ग टू रजिस्ट बेंडिंग, शेयरिंग एंड डिफ्लेक्शन। कभी भी प्राइमरी क्राइटेरिया की अगर ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि प्राइमरी क्राइटेरिया में बेंडिंग, शेयरिंग और डिफ्लेक्शन जो है ये आते हैं, यानी कि प्राइमरी क्राइटेरिया में स्ट्रेंथ क्राइटेरिया आपका आता है और स्टिफनेस क्राइटेरिया आता है, जहाँ स्ट्रेंथ में क्या देखते हैं, बेंडिंग और शेयरिंग स्ट्रेंथ, और स्टिफनेस क्राइटेरिया में आप डिफ्लेक्शन कंसीडर करते हैं। तो ये ओवरऑल आपका कहलाता है प्राइमरी क्राइटेरिया। जहाँ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया की बात होती है, जहाँ बकलिंग की बात करते हैं, तो बकलिंग को प्रिवेंट करने के लिए ये जो क्राइटेरिया होता है ये आपका होता है सेकेंडरी क्राइटेरिया, ठीक है। अब बात आती है सेकेंडरी क्राइटेरिया इन द डिज़ाइन ऑफ बीम्स। अगर आपको फ्लैंज बकलिंग को जो है प्रिवेंट करना है तो ये डेवलप्ड होती है ड्यू टू बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेसेस की वजह से। तो अगर सपोज ये फ्लैंज की आप बात करें तो फ्लैंज बकलिंग क्या है, सपोज ये आपने जो है आई सेक्शन इस टाइप से प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करते हैं, सपोज यहाँ पे जो है ये एक टाइप की बिल्टअप बीम हो गई, तो यहाँ पे जो है आप ये प्रोवाइड कर रहे हैं रिवेट्स, तो आउटर रिवेट से जो है लास्ट लिमिट तक जो फ्लैंज का पोर्शन है, तो ये आपकी स्मॉल बी जो कि आउट स्टैंड कहलाती है, विड्थ, आउट स्टैंड विड्थ होती है, और जो रिवेट लाइंस के बीच का जो ओवरऑल विड्थ होती है सेंटर टू सेंटर, ये आपकी सपोज कहलाती है बी डैश। यहाँ पे ये हो गया आपका, इस केस में ये आप यहाँ से यहाँ तक कंसीडर करते हैं थिकनेस ऑफ फ्लैंज। तो अगर आपको टू अवॉइड बकलिंग ऑफ फ्लैंजेस, यानी कि टू अवॉइड लोकल बकलिंग जो है फ्लैंज की अगर आपको अवॉइड करनी है
तो ये क्राइटेरिया आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बी अपॉन टी एफ यानी विड्थ आउट स्टैंड विड्थ अपॉन थिकनेस ऑफ फ्लैंज जो है शुड नॉट बी ग्रेटर देन 16 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और बी डैश जो है रिवेट लाइंस के बीच की जो विड्थ है डिवाइडेड बाई थिकनेस ऑफ फ्लैंज शुड नॉट बी ग्रेटर देन 50, तो इसकी वैल्यू 50 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जहाँ टी एफ क्या है आपको पता है, थिकनेस ऑफ फ्लैंज प्लेट प्लस थिकनेस ऑफ फ्लैंज एंगल। ठीक है, ये जो एंगल आ रहा है यहाँ तक की ये जो थिकनेस है, तो इन दोनों का सम आपका टी एफ कहलाता है। बी क्या है आपको पता है, आउट स्टैंड विड्थ, जो कि आप मेजर करते हैं आउटर मोस्ट लाइन जो रिवेट की होती है टू द एक्सट्रीम एज, यानी कि जो फ्लैंज की लास्ट एज है वो आउटर मोस्ट लाइन से ये जो डिस्टेंस होती है आपकी बी कहलाती है। और जो बी डैश होता है वो आपका होता है डिस्टेंस बिटवीन रिवेट लाइंस, यानी रिवेट लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी कहलाती है बी डैश। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है वेब बकलिंग। बकलिंग होता क्या है कि अकर्स ड्यू टू, इट इज डेवलप ड्यू टू डायगोनल कंप्रेशन, यानी डायगोनल कंप्रेशन की वजह से अकर होती है। इसमें क्या होता है, इफ एन एलिमेंट इज सब्जेक्टेड टू प्योर शेयर, जैसे कोई एलिमेंट है तो प्योर शेयर में कब कहलाएगा कि वन डायगोनल, इसका सपोज एक डायगोनल जो है प्योर टेंशन में है और दूसरा डायगोनल प्योर कंप्रेशन में है, यानी ये साइड जो है कंप्रेशन में है और ये आपका टेंशन में है, तो इस टाइप से क्या होगा, ये आपका प्योर शेयर इस टाइप से डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है वेब बकलिंग। तो इट इज सब्जेक्टेड टू प्योर शेयर, जो वन डायगोनल सब्जेक्टेड टू टेंशन, अदर विल बी कंप्रेशन, इट इज कॉल्ड बकलिंग ऑफ वेब। तो बकलिंग कैसे होती है वेब की, तो सपोज ये कोई सेक्शन है, इसमें जो वेब बकल होगा वो कुछ इस टाइप से बकल करेगा। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है बकलिंग ऑफ वेब और ये होता है प्योर शेयर की वजह से। नेक्स्ट आता है आपका वेब क्रिम्पलिंग और वेब क्रिपलिंग और लोकल बकलिंग। तो इसको आप कुछ भी कह सकते हैं, या तो क्रिम्पलिंग बोल दीजिए या वेब क्रिपलिंग बोल दीजिए या लोकल बकलिंग बोल दीजिए। तो ये कंसंट्रेटेड लोड जो है फ्लैंज पर लगता है उसकी वजह से अकर होती है कि सपोज कोई ये सेक्शन है आई सेक्शन, तो इस सेक्शन पे अगर कोई लोड सेंट्रल में लोड लग रहा है, कंसंट्रेटेड लोड डब्ल्यू एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो पोर्शन होता है, यानी ये जो है मिनिमम एरिया का यहाँ पे पोर्शन हो गया, तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है यहाँ पर अब आपको मिनिमम मिल रहा है, तो ये आपका कहलाता है फिलेट पोर्शन। ठीक है, और ये कहलाता है आपका टो ऑफ फिलेट। तो जो ओवरऑल बकलिंग होती है, यानी कि जो लोकल बकलिंग होती है वो क्या होती है, कंसंट्रेटेड लोड की वजह से होती है और इसमें वेब जो है वो पूरा बकल ना करके कुछ इस टाइप से बकल हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा जो है बकल हो गया, तो ये आपका कहलाता है लोकल बकलिंग ऑफ वेब। देख लीजिए, ड्यू टू हैवी कंसंट्रेटेड लोड एट द जंक्शन ऑफ फ्लैंज एंड वेब, ये क्या है, फ्लैंज और वेब का जंक्शन है, एंड वेब एक्सेसिंग बियरिंग स्ट्रेस जो है वो डेवलप हो जाती है। इफ वेब कैन नॉट टेक दिस बियरिंग स्ट्रेस, अगर ये वेब ये बियरिंग स्ट्रेस नहीं ले पा रहा है तो ये क्या होगा, लोकली बकल कर जाएगा उस जंक्शन पे। दिस इज कॉल्ड वेब क्रिपलिंग और वेब क्रिम्पलिंग और लोकल बकलिंग, इसको आप ये सब कहते हैं। इट अकर्स एट द टो ऑफ फिलेट, ये फिलेट के टो पर अकर होता है जहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वेब का क्या होता है वो मिनिमम होता है। जैसे ये बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे जो है अब ये मिनिमम हो गया, तो यहाँ पर ये लोकल बकलिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है वेब क्रिम्पलिंग। अब नेक्स्ट टर्म आता है बिल्टअप बीम्स। बिल्टअप बीम्स जो होती हैं इनको प्लेटेड बीम कहते हैं, यानी कि बीम में जो मॉडिफिकेशन आपने कर दिया कुछ प्लेट्स का यूज़ करके टॉप एंड बॉटम में, तो वो आपकी कहलाती हैं बिल्टअप बीम। तो अगर सिंगल बीम सेक्शन जो है वो लोड को विदस्टैंड करने के कैपेबल नहीं है, यानी कि लोड को बियर नहीं कर पा रहा है, तो आप वहाँ पर बिल्टअप बीम्स का यूज़ करते हैं। इफ़ बिल्टअप बीम्स कैन नॉट विदस्टैंड लोड, अगर बिल्टअप बीम भी लोड को बियर नहीं कर पा रही हैं तो प्लेट गर्डर्स यूज़ करते हैं, और अगर प्लेट गर्डर्स लोड को बियर नहीं कर पा रहे तो वहाँ पर आप ट्रस गर्डर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बिल्टअप बीम्स में। अगर सपोज आपने कवर प्लेट यूज़ की है, ये सपोज आपका आई सेक्शन है, ठीक है, यहाँ पर जो है कुछ ये इस टाइप का आई सेक्शन है, आपने इसके ऊपर क्या किया, टॉप एंड बॉटम में जो है ये अगर लोड को बियर नहीं कर पा रही थी, इसलिए आपने टॉप एंड बॉटम में इनका प्लेट जो है
प्लेट लगा दी टॉप एंड बॉटम्स में। तो सपोज ये जो प्लेट है इसकी विड्थ आपने मान ली कैपिटल बी है, और ये जो थिकनेस है इस प्लेट की सपोज आपने कंसीडर कर दी स्मॉल टी है, ठीक है। ये आई सेक्शन है, ये सेंट्रल एक्सिस हो गई। तो इस केस में क्या होगा, अब आपको जो z रिक्वायर्ड होगा वो क्या होगा, z इक्वल टू क्या होता है, मोमेंट डिवाइडेड बाई सिग्मा बी सी, यानी कि जो ओवरऑल बियरिंग कंप्रेशन में जो स्ट्रेस है डिवाइडेड मोमेंट से डिवाइड कर दिया, तो ये z की वैल्यू होती है। लेकिन अगर कवर प्लेट यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में z रिक्वायर्ड होगा क्या, आपको पता है कि z बीम, यानी बीम जो थी पहले वो आई सेक्शन था, तो ये सिंपली इसका z प्लस अब जो प्लेट्स आपने ऐड कर दी अगर उसका आप z ऐड कर दें तो ओवरऑल रिक्वायर्ड कितना होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको z प्लेट की वैल्यू चाहिए, तो ये सपोज x एक्सिस है और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है सपोज ये आपकी स्मॉल डी है, यानी आई सेक्शन की जो डिस्टेंस है यहाँ पे स्मॉल डी है। ये ध्यान रखिएगा जो ये एरिया जो है प्लेट का, एरिया ऑफ प्लेट जिसको आप सपोज ए पी बोल रहे हैं, इसको आप ट्रीट करते हैं एज अ लाइन एरिया, ट्रीटेड एज अ लाइन एरिया। मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे टी स्क्वायर और टी क्यूब की वैल्यूज आती हैं तो इनको आप क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सपोज आपको एरिया ऑफ प्लेट चाहिए, तो उसके लिए आपको अगर आई ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिए। यहाँ इसके अबाउट जो है अगर आप आई की वैल्यू निकालते हैं तो फाइनली क्या आएगा प्लेट का, तो b इंटू टी क्यूब अपॉन 12, बी इंटू टी क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस आपको पता है ए एच स्क्वायर यानी एरिया ऑफ प्लेट इंटू एच, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी सेंट्रल से ये कितनी होगी सी जी से d/2, यानी कि d/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपको पता है ये टी क्यूब मिल गया तो इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जीरो मान सकते हैं। तो आई ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, तो अगर आपको z ऑफ प्लेट चाहिए, ये आपको आई ऑफ प्लेट मिल गया, तो आई ऑफ प्लेट डिवाइडेड बाई जो सेंट्रल डिस्टेंस है सेंट्रल से कितनी है d/2, तो ये आपको क्या मिल जाएगा z ऑफ प्लेट। तो आई की वैल्यू आपको निकाल चुके हैं b इंटू टी इंटू d/2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई d/2, तो d/2 से d/2 एक कैंसिल हो गया, और b इंटू टी को क्या लिख सकते हैं आप, एरिया ऑफ प्लेट, एरिया ऑफ प्लेट इंटू d/2। तो फाइनली यहाँ पे z प्लेट की जगह आप क्या लिख सकते हैं, ये तो एक प्लेट का आ गया z, यानी z ऑफ प्लेट वन प्लेट का आपने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको z ऑफ प्लेट्स चाहिए तो फाइनली क्या करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ ए पी इंटू d/2, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि 2 क्या है यानी दो साइड्स है, दो साइड्स में आपने प्लेट्स का यूज़ किया हुआ है। तो फाइनली यहाँ से अब अगर यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू तो आपको फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, z रिक्वायर्ड इक्वल टू z ऑफ बीम प्लस z ऑफ प्लेट होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि z ऑफ बीम प्लस z ऑफ प्लेट की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, ट्वाइस ऑफ ए पी इंटू d/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आप एरिया ऑफ प्लेट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, z रिक्वायर्ड माइनस z बीम डिवाइडेड बाई d। तो ये फॉर्मूला जो है आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि एरिया ऑफ प्लेट जो है आप इसकी हेल्प से यहाँ से निकाल सकते हैं, और फिर प्लेट को एरिया पता है तो आप डिफरेंट साइज जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो प्लेट्स हैं इसको आप एरिया जो प्लेट का आया उसको 40 to 50% इंक्रीज कर देते हैं टू टेक केयर ऑफ रिवेट होल्स इन टेंशन जोन। टेंशन जोन में क्या होता है कि रिवेट्स जो है वो टेंशन को बियर नहीं कर पाते, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए टेंशन जोन में जो एरिया होता है उसको वो 40 to 50% इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि रिवेट्स जो टेंशन जोन में है प्लेट के वो यूजलेस होते हैं इन रजिस्टिंग टेंशन, वो टेंशन को रजिस्ट नहीं कर पाते, इसीलिए रिवेट होल्स को आप डिडक्ट कर देते हैं वाइल कैलकुलेटिंग नेट एरिया ऑफ टेंशन प्लेट। जब आप नेट एरिया फाइंड करते हैं हमेशा आपने देखा होगा कि टेंशन के केस में जो है ए नेट फाइंड करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो रिवेट्स हैं वो टेंशन को बियर नहीं कर पा रहे। लेकिन वही कंप्रेशन फ्लेंज की बात करते हैं तो वहाँ पर ग्रॉस एरिया यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर रिवेट्स भी प्रोवाइडेड है तो वो भी कंप्रेशन को बियर कर लेते हैं। क्लियर है। अब सपोज ये आपका बिल्टअप बीम है, ठीक है, जहाँ पर ये आपने प्लेट्स टॉप एंड बॉटम में प्रोवाइड की हुई हैं, ये आपका आई सेक्शन है, ये आपने टॉप और बॉटम में जो है आपने एक बिल्टअप बीम प्रोवाइड की है, ये आपका आई सेक्शन है। तो आपको पता है कि यहाँ पे सपोज कोई रिवेट्स प्रोवाइड किया, आपने रिवेटिंग करी टॉप एंड बॉटम में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, विड्थ ऑफ आउट स्टैंड स्मॉल बी, और आपको पता है ये जो है ओवरऑल इतना एरिया क्या है कंप्रेशन को बियर करेगा, ये आपका टेंशन फ्लैंज है जो टेंशन को बियर करेगा।
तो अगर आप इसका स्ट्रेस डायग्राम देखें, यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ कितनी है, स्मॉल डी, और ये आपकी हो गई थिकनेस ऑफ प्लेट। तो अगर इसका डायग्राम, स्ट्रेस डायग्राम देखें तो कुछ इस टाइप का होगा। यहाँ पे ये टेंशन आ रहा होगा, यानी कि ये जो फोर्स लग रहा है ये आपका टेंशन है, और यहाँ पे जो फोर्स आ रहा होगा ये आपका क्या है, कंप्रेशन। ठीक है, तो जो कंप्रेशन है इसका फॉर्मूला क्या होगा कि सिग्मा बी सी कैलकुलेटेड, यानी स्ट्रेस इनटू ग्रॉस एरिया, क्योंकि कंप्रेशन में हमेशा ग्रॉस एरिया ही कंसीडर करते हैं। और यहाँ पे टेंशन में क्या होगा कि सिग्मा बी टी, यानी कि जो बियरिंग टेंशन में जो वैल्यू है स्ट्रेस की वो सिग्मा बी टी कैल, और यहाँ पे जो टेंशन में एरिया आप कैलकुलेट करते हैं वो क्या करते हैं, नेट एरिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रिवेट्स हैं उनका एरिया इसलिए माइनस कर देते हैं क्योंकि वो तो टेंशन को बियर नहीं कर रहे, जो टेंशन को बियर कर रहा है प्लेट सिर्फ, तो इसलिए प्लेट का आप सिर्फ नेट एरिया यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। आपको पता है सिग्मा वी सी कैल क्या है, यह आपकी है कैलकुलेटेड बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस, सॉरी कैलकुलेटेड बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, और जहाँ सिग्मा बी टी कैल क्या है, यह आपका है कैलकुलेटेड बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस। तो कंप्रेशन और टेंशन, तो फाइनली ये एज्यूम करते हैं जो बेंडिंग स्ट्रेस होती है वो कांस्टेंट होती है ओवरऑल द डेप्थ ऑफ कंप्रेशन फ्लेंज और टेंशन फ्लेंज में। यानी कि बेंडिंग स्ट्रेस जब कांस्टेंट है तो फाइनली यहाँ पे आप क्या करते हैं, टेंसाइल फोर्स को कंप्रेसिव फोर्स से आप इक्वल कर देते हैं। तो ये कंप्रेसिव फोर्स है माइनस टेंसाइल फोर्स, इनको अगर आप ओवरऑल सम देखें तो फाइनली क्या आ जाएगा, जीरो। समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू जीरो आपने किया इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, तो ये क्या आ जाएगा, C इक्वल टू टी। तो इसीलिए ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, सिग्मा बी सी कैल इंटू ग्रॉस एरिया इक्वल टू सिग्मा बी टी कैल इंटू ए नेट। ठीक है, तो ये फॉर्मूले की हेल्प से जो है आप यहाँ पे सिग्मा बी टी कैल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यानी कि टेंशन फ्लेंज में जो है आपको कितनी बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस मिल रही है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा बी सी कैल इंटू ए जी डिवाइडेड बाई ए नेट। तो इसकी हेल्प से जो है आप बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस को फाइंड कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल देख लीजिए, इन अ बिल्ट अप बीम एजी ऑफ कंप्रेशन फ्लेंज, यानी कंप्रेशन फ्लेंज का जो ग्रॉस एरिया है वो आपको गिवन है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ए नेट जो है वो टेंशन फ्लेंज का गिवन है नेट एरिया 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर कैलकुलेटेड बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस यानी सिग्मा बी सी कैल की वैल्यू आपको 150 MPa गिवन है, तो आपसे पूछ रहे हैं कि बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस फाइंड करनी है, यानी सिग्मा बी टी कैल की वैल्यू आपको बतानी है। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बी टी कैल इक्वल टू सिग्मा बी सी कैल इंटू ग्रॉस एरिया डिवाइडेड बाई नेट एरिया। ठीक है, तो सिग्मा बी सी कैल की वैल्यू है 150 इंटू ग्रॉस एरिया 300 गिवन है, और नेट एरिया जो है वो 270 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली 166.7 MPa जो है ये आपको ओवरऑल बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस जो है, कैलकुलेटेड बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू मिल जाएगी। अब सपोज एक क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि एक कोई इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है जिसमें रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस जो रिक्वायर्ड है वो है आपको 420 सेंटीमीटर क्यूब, यानी इतने सेक्शन मॉडुलस की रिक्वायरमेंट है। तो कौन सा सुइटेबल जो है ऑप्शन आप चूज करेंगे, तो चार ऑप्शंस गिवन है। इंडस्ट्रियल रूफ ट्रस के लिए आप कौन सा जो है सेक्शन चूज करेंगे। पहला ऑप्शन है ISLB 200 एट 0.41 किलो न्यूटन पर मीटर, और Z जो है वो है आपको गिवन है 520 सेंटीमीटर क्यूब। सेकंड जो सेक्शन गिवन है वो ISLB 250 है, जिसमें लोड जो है वो आपको 0.37 किलो न्यूटन पर मीटर गिवन है, और जो Z की वैल्यू गिवन है वो है 550 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है ISWB इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंज बीम 600, और इसमें जो ओवरऑल वेट है इसका 1.47 किलो न्यूटन पर मीटर है, और जो सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू है वो है 6060 सेंटीमीटर क्यूब। और जो लास्ट ऑप्शन है सपोज ISHB जिसमें 600, इसमें जो लोड गिवन है ये है आपका 1.37 किलो न्यूटन पर मीटर, और जो सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू है वो है 3060 सेंटीमीटर क्यूब। तो रिक्वायर्ड ये है, तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। तो बेस्ट ऑप्शन चूज करने के लिए आपको ये देखना है कि मनी जो है वो लेस लग रहा हो, यानी लेस मनी यूज हो रहा हो, और साथ ही साथ Z जो है वो नियर अबाउट हो, यानी नियरेस्ट वैल्यू जो है जो रिक्वायर्ड है उसके नियरेस्ट वैल्यू आपको मिले। तो मनी कम कब लगेगा, जब वेट जो है
वो कम होगा, यानी वेट अगर लेस होगा तो उस केस में जो मनी की वैल्यू है वो भी कम हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये सेक्शन तो z तो इनमें बहुत ज़्यादा है। अब इन दोनों में अगर आप कंपेयर करें तो आपको पता है कि z रिक्वायर्ड के आसपास वैल्यू 520 सेंटीमीटर क्यूब है और 550 है। तो अगर आप 520 चूज़ करते हैं तो आप देख रहे हैं कि इस सेक्शन का वेट 0.41 किलो न्यूटन पर मीटर है। वही अगर आप सेकंड सेक्शन देखें तो इसमें z तो थोड़ा ज़्यादा है लेकिन इसका वेट कम है। इसका मतलब है यहाँ पर मनी जो है कम रिक्वायर्ड है और z भी उसके नियर अबाउट मिल रहा है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन जो है मोस्ट सुइटेबल होगा। बी इज मोस्ट सुइटेबल सेक्शन होगा, मोस्ट सुइटेबल सेक्शन होगा बिकॉज मिनिमम वेट है, इसमें वेट जो है वो मिनिमम है और z जो है वो स्लाइटली मोर है। ठीक है, तो स्लाइटली मोर है z और वेट जो है वो मिनिमम है, उसकी वजह से जो है वो मनी इसमें कम रिक्वायर्ड होगा। इस वजह से आप ऑप्शन बी को आप सेलेक्ट कर लेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।